गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो पढ़ेंगे निदान का संप्रत्यय, आवश्यकता और महत्व, और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग पढ़ेंगे। तो निदान का मतलब क्या होता है कि निदान से मतलब है कि लर्निंग में जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, कठिनाई आ रही हैं, उनसे पता लगा के उनके कारणों का पता लगाना कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है जी, मतलब कठिनाइयों के संबंध में पूरे मामले की जानकारी को इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना ताकि उसके कारणों का पता लगा सके। ठीक है जी। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज के शिक्षक जो हैं वो इस पर जोर नहीं देते हैं बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चा पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा, समझ में आ रहा है उसको या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इससे किसी भी अध्यापक को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। प्रकृति क्या होती है निदान की? निदान हमेशा अनिवार्य, सटीक और शुद्ध होना चाहिए। बच्चा किस स्थिति में है, कठिनाई महसूस कर रहा है, ये जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। हम बच्चे की गलती की सही जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है जी। जिन क्षेत्रों में मूलभूत कौशलों का अलग अलग पता नहीं लगा सकता, वहाँ अधिक प्रभावी शिक्षण कार्य नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा है परीक्षण परिणामों के निदानिक प्रयोगों का महत्व क्या है। करें परीक्षण अपने आप में शिक्षण में सुधार लाने में असमर्थ है। कि मतलब अगर हम कहें कि सिर्फ परीक्षा हम बच्चों के ले लें तो सिर्फ परीक्षा से बच्चों के अंदर सुधार नहीं आएंगे। परीक्षण में शिक्षण की शक्ति नहीं होती है। परीक्षणों के द्वारा केवल स्थिति का हम पता लगाते हैं कि बच्चे में कितने सुधार की आवश्यकता है। ठीक है जी। उसके बाद निदान उपचारात्मक कार्य के आधार के रूप में करें। कक्षा में विद्यार्थियों की कमियों का निदान और उसके लिए उपचारात्मक कार्य करना अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसके द्वारा उन विशिष्ट कौशलों की पहचान भी हो सकती है जो किसी भी विषय की सफलता के लिए ज़रूरी होते हैं। करें निदान निवारक कार्य के एक आधार के रूप में करें। निदान का एक जो मूल कार्य है वो कमी कमजोरियों का पता लगाकर उसका इसी कारणों का निर्धारण करना कि भाई इस कारण से जो है ये कमी हो रही है। कमी क्या है यहाँ पर? ये कार्यक्रम में किसी स्थान पर असफलता रही है। अगर कमी बच्चे में आई है या कमी किसी काम में आई है तो मतलब कोई ना कोई तो असफलता रही होगी। तो इस कमी का पता लगाना केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद उसमें सुधार करना संभव है, बल्कि इसका जो वास्तविक महत्व है वो ये है कि ताकि इसमें सुधार करके आने वाले समय में इस प्रकार की कमियों से हम बच सकें। ठीक है जी। उसके बाद निदानिक परीक्षण, संप्रत्यय, प्रकार और प्रशासन। इसके अंदर क्या आता है? तो पहला है निदानात्मक परीक्षाओं का अर्थ। भाई निदान के लिए जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उसके द्वारा ज्ञान की विशिष्टताओं और कमियों का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। इन परीक्षाओं के द्वारा केवल विद्यार्थियों का स्तर ही पता नहीं लगता, बल्कि विद्यार्थी विषय को समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है इसके कारण का भी हमें पता लगता है। ठीक है जी। और फिर अध्यापक उन कठिनाइयों को ढूंढकर उसी कारणों को निर्धारित कर सकते हैं। महत्व क्या है कि परीक्षण अपने आप में शिक्षण में सुधार लाने में असमर्थ है, क्योंकि परीक्षणों में शिक्षण सुधार की शक्ति अंतर्निहित नहीं होती। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि परीक्षा के अंदर खुद ब खुद सुधार करने की नीति जो है वो नहीं होती है। ठीक है। कारण उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में बच्चों की अधिगम संबंधित त्रुटियों की विशिष्ट बिंदुओं का परीक्षणों के आधार पर पता लगाने के बाद अध्यापक द्वारा किए गए श्रेष्ठ प्रयत्नों का प्रतिफल, सरलता, स्पष्टता और निर्देशिता के द्वारा इन आवश्यकताओं का पता चलता है। ठीक है। आगे बोल निदानिक या निदानात्मक परीक्षण विशेष कौशलों में कमियों का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। इनका लक्ष्य क्या है कि उन क्षेत्रों का पता लगाओ जिसमें अधिक अधिगम की आवश्यकता होती है। ठीक है जी। उद्देश्य क्या है? पहला, अध्यापक को अपनी अध्यापन प्रक्रिया में समुचित सुधार लाने हेतु परामर्श प्रदान करना, छात्र की विषय संबंधी कमियों की जानकारी प्राप्त करना, शिक्षण अधिगम की परिस्थिति में प्रभावशाली बनाना, छात्रों की कमियों के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव लाकर बच्चों के लिए उपयोगी बनाना और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। विशेषताएं क्या हैं इनकी? ये परीक्षाएं पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होती हैं, उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं, बालक की योग्यताओं का मापन नहीं करती बल्कि विषय संबंधी कमजोरियों का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करती हैं, समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है इसके अंदर, सीखने वाले के लिए मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है, और विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का कोई महत्व यहाँ पर नहीं होता है। क्या है ये प्रक्रिया? तो कई निदान के लिए छात्रों का चयन किस प्रकार से होता है कि जिन बालकों को निदान की आवश्यकता हो उनका चयन अध्यापक वर्ग अपने अनुभव के आधार पर करे। जिन छात्रों की उपलब्धि असंतोषजनक हो उन्हें साफल्य परीक्षा और बुद्धि परीक्षा देकर छांट लिया जाए। प्रत्येक छात्र को अपनी कमजोरी पता होती है, अतः जिन छात्रों को निदान की आवश्यकता हो उन्हें खुद ही अध्यापक के सम्मुख आना चाहिए। मतलब इस बच्चे को लग रहा हो कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे टॉपिक में दिक्कत है, मुझे विषय में दिक्कत है, वो खुद ब खुद आके अध्यापक को बता दें। उसके बाद छात्रों के कठिनाई स्थलों की खोज करना। कह रहे हैं कि भाई छात्रों की कौन कौन सी कहाँ किस किस विषय में किस किस जगह पर जो है बच्चों को कठिनाई आ रही है उसका पता लगाना। फिर
जो कठिनाई आ रही है उसके कारण क्या है उसका विश्लेषण करना, और फिर विश्लेषण करने के बाद उसके उपचार की प्रक्रियाएं करना। तो उपचार की प्रक्रियाओं में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि अधिक प्रतिभाशाली बालक के साथ ये परीक्षा इतनी सफल नहीं होती जितनी मंदबुद्धि बालक के साथ होती है। बुद्धिमान बच्चों की गलत आदतें छुड़ाने में समय लगता है, अतः अध्यापक धैर्य से काम ले। छात्र जिस विषय में कमजोर है उसे उससे संबंधित साहित्य, पत्र पत्रिकाएं आदि उन्हें पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए। अब त्रुटियां ना हो इसको रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो करें, यदि हम चाहते हैं कि छात्र विषय में कोई गलती ना करे तो उसके स्कूली और घरेलू वातावरण में ऐसे परिवर्तन करने हैं ताकि उसके समायोजन की समस्या का स्थायी हल निकाल सकें। ठीक है जी, इसके लिए अतिरिक्त योजनाएं भी तैयार करनी पड़ती है और ताकि बच्चों को उपेक्षित और अच्छा वातावरण मिल सके। हम विद्यालय में सुधार कर सकते हैं, पाठ्यक्रम में सुधार कर सकते हैं, परीक्षा पद्धति में हम बदलाव ला सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडिकल टीचिंग इसको हम बोलते हैं कि भाई जब निदान हमने कर लिया पर एक बच्चों के अंदर जहाँ जहाँ कठिनाई बच्चों को आ रही है उसका हमको पता लग गया, उसके कारण हमने देख लिए, तो अब बच्चे को उपचार दीजिए आप। कि मतलब जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसमें बच्चे के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रबंध होना चाहिए, जिससे बच्चे की कमजोरी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। तो यहाँ पर कह रहे हैं गणित के उपचारात्मक शिक्षण उपायों के बारे में कुछ तथ्य उभर कर सामने आते हैं। वो कौन से? यदि कक्षा में विद्यार्थी गणित की कठिनाइयों में कमजोरी से गुजर रहा है तो उसे उस विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लगानी चाहिए और विशेष ध्यान भी देना चाहिए। गणित विषय एक क्रमिक विषय है जिसमें प्रत्येक विधि क्रम अनुसार चलती है। प्रत्येक विधि या प्रकरण अपने से पहले पढ़ाई गई विधि पर आधारित होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे कह रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण का महत्व। भाई सिंपल सा महत्व है कि भाई उन उद्देश्यों की पूर्ति करना जो निदान के बाद बच्चे में सुधार लाए। ठीक है जी। बच्चों की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करना। तो इस उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा हम बच्चों की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। जिस विषय में बच्चा कमजोर है उसको हम सही कर सकते हैं। तो उद्देश्य क्या है इसके कि छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना, छात्रों में गणित शिक्षण के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों के चरित्र और मनोबल को विकसित करना, छात्रों की मानसिक उलझनों को सुलझाना और छात्र में सच्चे ज्ञान की पूर्ति करना, छात्र के समक्ष सीखते समय आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है जी। अब यहाँ पे कह रहे हैं विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षण का संगठन दो रूपों से हम कर सकते हैं। पहला है कक्षा शिक्षण के बच्चे को कक्षा में आप अच्छी तरीके से पढ़ाएं, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था करें। और दूसरा है सामूहिक ट्यूटोरियल शिक्षण के बच्चे को जो है सामूहिक रूप से पढ़ाया जाए, समूह में पढ़ाया जाए। ठीक है जी। अब लाभ क्या है सामूहिक ट्यूटोरियल के? शिक्षण विधि को रोचक और लक्ष्य केंद्रित बनाने में सहायक होता है, साझी कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, सुविधापूर्ण और प्रभावशाली है। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं व्यक्तिगत ट्यूटोरियल बच्चे को आप एक अकेले पढ़ाएं, बच्चे को आप इंडिविजुअली बच्चे पर ध्यान दें। पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल की इसमें क्या होता है कि भाई व्यवस्था में विद्यार्थियों के ऊपर ही यह जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि विशेष रूप से अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों और कमजोरियों को अपने प्रयत्नों से वो दूर करें। फिर है स्व अनुदेशन की। इसके अंदर क्या होता है कि विभिन्न कार्यक्रम और क्रियाएं निहित होती हैं। इसमें विद्यार्थियों को अपनी कमजोरियों और कठिनाइयों को दूर करने के उपाय करने पड़ते हैं। ठीक है जी। अध्यापक इसमें खाली मार्गदर्शन करता है। उसके बाद है अनौपचारिक शिक्षण कि इसमें अनौपचारिक शिक्षक के साथ भलीभांति बच्चों को जोड़ दिया जाता है। इसमें कार्यक्रम के रूप में हम शैक्षिक भ्रमण, सामाजिक क्लब के संगठन, सामाजिक अध्ययन, इसके अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान में कक्षा की समस्याओं के लिए उपचारात्मक प्रविधि है। शिक्षण अधिगम और पाठ्यक्रम संबंध समस्याओं का समाधान करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद क्या है उपचारात्मक उपाय कि भाई ऐसे ऐसे उपाय किए जाएं जिससे बच्चों को कमजोरी कठिनाइयों से दूर रखा जा सके। ठीक है जी। जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। वो उपाय कैसे किए जाएं? तो उपाय करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इसमें विद्यार्थियों की कठिनाइयों, कमजोर समस्याओं के आधार पर उनके स्तर का वर्गीकरण किया जाए। विषय वस्तु, अधिगम, अनुभव और क्रियाकलापों के लिए किस क्षेत्र, प्रकरण या अवधारणा विशेष से ये अपना संबंध रखती है। विद्यार्थियों में शिक्षण और विषयगत कमजोरियों और कठिनाइयों के संभावित कारणों का पता लगाना चाहिए। ठीक है जी। और कुछ अब उसके बाद कुछ कदम हम यहाँ पे उठा सकते हैं। कदम कौन कौन से हैं कि विद्यार्थी के अनुसार वो जरूरत के हिसाब से वैसे ही शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था करना। विद्यार्थियों को उचित शैक्षिक सुविधाएं जुटाना और अच्छी शिक्षा प्रदान करने में से उनमें मानवीय और भौतिक संसाधन सुदृढ़ होते हैं। विद्यार्थियों के माता पिता का अपेक्षित सहयोग प्रदान होना चाहिए। बच्चे की विषयगत
कठिनाई, कमजोरी और समस्याओं के से अवगत होने की चेष्टा करना और सुझाव देना चाहिए। ठीक है जी, तो ये सब बातें हम ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आधुनिक रूप क्या है उपचारात्मक शिक्षण के। तो कहीं निदान पर अपना कोई महत्व नहीं यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार ना किया जाए। निदान की क्रिया में केवल बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण में इन कठिनाइयों को हम दूर करते हैं। प्राचीन काल में निदान का रूप बड़ा सीमित और अपूर्ण था, इसीलिए उपचारात्मक शिक्षण भी अपने में सीमित एवं अपूर्ण था। आज निदान का रूप भी विस्तृत हो गया है, उपचारात्मक शिक्षण भी विस्तृत हो चुका है। ठीक है जी, और बाकी टाइम में इसमें हम बच्चों को इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडियल टीचिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्र सहयोग सामग्री और क्रियाओं सहित और व्यू रचना कि हम जो है शिक्षा शास्त्र सहयोग सामग्री कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर सिद्धांत हैं, कहने कि अध्यापक और छात्र में निकट संबंध स्थापित हो कि बच्चा जो है अपने अध्यापक पर पूर्णतः विश्वास कर सके। अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर विस्तृत दृष्टिकोण अपनाए। उपचारात्मक शिक्षण का प्रथम पहलू बालकों की वायु, रुचि, योग्यताओं और अनुभव के अनुकूल हो। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि को बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी को अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाए। कार्य अनुभव उपचारात्मक शिक्षण के अनिवार्य अंग होने चाहिए। अध्यापकों को निदानात्मक प्रशिक्षण में दक्ष होना चाहिए। भाई कॉमन सी बात है, अगर अध्यापक ही दक्ष नहीं होगा तो अपने विद्यार्थी को वो क्या सिखा पाएगा। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है उपचारात्मक उपचार देते वक्त। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ये आप एक बार देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम अनुकूलन, शिक्षण योजना का रूप, शिक्षण क्रियाएं और सहायक सामग्री। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं जिसमें निदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की विषय वस्तु शामिल होती है। अब वो कौन कौन से है? पहला है बुद्धि। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को विस्तृत करने के लिए, बच्चे की क्षमताओं को, शक्तियों को बढ़ाने के लिए, इनका आकलन करने के लिए ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। फिर व्यक्तित्व, कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके व्यवहार से प्रकट होता है। कक्षा मापन का यह पक्ष सभी कुछ सम्मिलित कर लेता है। कुछ संकीर्ण अर्थ में व्यक्तित्व का संबंध व्यवहार के ऐसे रूपों और आवृत्तियों, रुचियों, भावनाओं के साथ समंजन से है जो कक्षा स्थिति के संदर्भ में महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय है। उसके बाद विशेष विषयों में उपलब्धि, कि बच्चा का जो पर्टिकुलर विषय है जो वो पढ़ रहा है उसमें कितनी बच्चे ने उपलब्धि प्राप्त कर ली, कितनी शुद्धता उसके अंदर आ चुकी है। सामान्य शैक्षिक उपलब्धि, कि जो एवरेज लेवल है वो आया है या नहीं आया है, बच्चे के अंदर जो एवरेज शिक्षण उपलब्धि होनी चाहिए वो है या नहीं है, ये भी एक अच्छा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अगर नहीं है तो बच्चे का मार्गदर्शन हो सकता है, बच्चे का उपचार किया जा सकता है। बच्चे को जितना विकसित उस लेवल पे होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो हम उसको उपचार दे सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है मूल्यांकन और अध्ययन पर रिकॉर्ड, माता पिता, अध्यापक और अन्य व्यवसायिकों के साथ समन्वय। अब यहाँ पे क्या है भाई, जो आपने उपचार किया है, जो मूल्यांकन यहाँ पे किया गया, उसका अभिलेख होना चाहिए और उस अभिलेख का जो रिकॉर्ड है वो माता पिता, अध्यापक और जितने भी उनके व्यवसायिक हैं उनके साथ आपस में डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, ताकि सबको ये पता हो कि बच्चे में कितना विकास हो चुका है, कितना उपचार बच्चे में आ चुका है, कितना जो है हमें अभी और ज़रूरत है। ठीक है जी, तो छात्र छात्राओं के बारे में आश्वासन जो है अन्य अभिलेखों से प्राप्त होती है। इसके आधार पर हम बच्चों का वर्गीकरण कर सकते हैं और आवश्यक जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आगे है विद्यालय अभिलेख की आवश्यकता और महत्व की ज़रूरत क्या है। तो समाज को संतुष्ट करना है हमें, सबसे पहले तो स्कूल प्रबंध को संतुष्ट करना है, अच्छे प्रशासन के लिए, बच्चों के माता पिता और अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए भी जरूरी है कि भाई पेरेंट्स तो संतुष्ट तभी होंगे जब बच्चे का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा होगा, और बच्चों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए किसी प्रकार की कानूनी समस्या के आने पर भी हम इन रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को कोई भी कानूनी रिकॉर्ड मांगता है हमसे आके तो बच्चे का रिकॉर्ड स्कूल के अंदर होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद क्या है कि बच्चों की शिक्षा को उन्नत करने के लिए गृह और विद्यालय का सहयोग, कि क्या क्या सहयोग यहाँ पर हो सकता है। भाई गृह और विद्यालय आपस में जो है समन्वय करेंगे तभी जाके बच्चे का विकास हो सकता है। तो देखिए जरा घर और विद्यालय में क्या है कि अभिभावक दिवस मनाना चाहिए और उसमें आप अभिभावकों को इनवाइट कर सकते हैं, उनके लिए कुछ खास कर सकते हैं। अभिभावक संपर्क, कि भाई अभिभावक का जो अध्यापक है उनका संपर्क होना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय के समारोह में अभिभावकों को आमंत्रित करना चाहिए ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस वो देख सकें, है ना, क्या हो रहा है स्कूल में, इस बात में जानकारी वो रख सकें। अब है घर और विद्यालय के सहयोग में घर की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो पहले है अध्यापकों से संपर्क रखें, कि जो पेरेंट्स हैं वो अध्यापक के साथ जुड़े रहें। स्कूल डायरी वो बच्चों की रोज चेक करें, बच्चों को शिक्षा में रुचि लें,
शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करें, सहगामी गतिविधियों का महत्व समझें, अध्यापकों का सम्मान करें, स्कूल रिपोर्ट को महत्व करें, बच्चों से विद्यालय विशेषज्ञ बातचीत करना, बच्चों की उत्तर पुस्तिका देखना, बच्चों की शैक्षिक समस्याओं पर ध्यान, तब जाकर एक बच्चा जो है वो हर तरीके से हर विषय में हर क्षेत्र में विकसित हो पाएगा। अब क्या है, अभिभावक और व्यावसायिक साझेदारी आवश्यकता का महत्व क्या है यहाँ पर। भाई अभिभावक और साझेदारी की जो आवश्यकता का महत्व है कि बच्चा चाहे सामान्य हो या विशिष्ट, उसको शिक्षा में अभिभावकों और व्यावसायिक का सहयोग अत्यावश्यक होता है। ठीक है जी। अब कुछ यहाँ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो क्या है कि अभिभावक व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से शिक्षाओं के सभी बच्चों हेतु कुछ असमर्थता के बावजूद महत्वपूर्ण और लाभप्रद बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से विद्यालयों में पारिवारिक सहयोग के कारण सभी बच्चों की आवश्यकताओं की महत्ता को समझा जा सकता है। अभिभावक व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से बच्चों की स्मरण क्षमता एवं प्रेरणा में सुधार हम कर सकते हैं। इस साझेदारी के द्वारा मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक, सामाजिक और आर्थिक रूप से असमर्थ बच्चों की मदद हो सकती है। यह साझेदारी विद्यालय सदस्यों को व्यावसायिक संतुष्टि प्राप्त करने में योगदान देती है। अभिभावक व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से सहायक अधिगम के क्षेत्र में व्यावसायिक निपुणता को विकसित कर सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल कक्षा का आकार छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चों के लिए कार्यों का अच्छा स्तर विकसित हो सकता है। उन परिवारों को भी प्रोत्साहन मिलता है जो विद्यालय की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इसके माध्यम से विद्यालय संबंधी कमेटी बनाने में आसानी हो जाती है। अब जो इस साझेदारी की सफलता के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं, तो पहला है अभिभावक एवं स्कूल के मध्य सूचना संबंधी दूरी को कम करना, योजनाओं का निर्माण करना जिससे जो है दोनों आपस में इन्वॉल्व रहें, अभिभावक के अनुसरण और समर्थन में स्कूल की पुनर्संरचना करना, विद्यालय और पारिवारिक भेदों को समाप्त करना। इसके थ्रू हम जो है इस साझेदारी को बेहतर कर सकते हैं। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के संदर्भ में उपचारात्मक प्रशिक्षण की। अब जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले हैं या मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं या पिछड़े बालक हैं, उनके लिए हम क्या विशेष योजनाओं का प्रबंध यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो विशिष्ट बालकों की परिभाषा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनके अंदर विशिष्ट गुण हों, जो और बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताओं से अलग हों, उनको हम विशिष्ट बालक यहाँ पर कहते हैं। ठीक है जी। कह रहे हैं विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा संबंध समस्या कौन सी आती है कि पहला व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित समस्या आ सकती है उनको। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को समझने की समस्या, बच्चे हर कोई इनको समझ नहीं सकता। अनौपचारिक शिक्षा संबंधित समस्या कि जो अनौपचारिक शिक्षा है उससे रिलेटेड भी समस्या बच्चों के अंदर उत्पन्न हो सकती है। अब उपचार क्या दिया जाए, तो पहला है विशिष्ट बालक मूलतः अन्य बालकों के समान है, ये समझा जाए कि जो विशिष्ट बालक हैं वो भी अन्य बालकों की तरह ही हैं। ठीक है, उनसे भिन्न नहीं होते। शिक्षा के बहुउद्देश्य हैं, जो सामान्य बालकों की शिक्षा द्वारा ही उनकी योग्यताओं और क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सकता है। उसके बाद है उनकी पहचान करना जरूरी है कि भाई जो विशिष्ट बालक हैं उनकी पहचान करें, उनकी विशेषताओं की पहचान करें। फिर जो उनकी आवश्यकता है उनके अनुसार बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाए। विशिष्ट शिक्षा देने के लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण की, भाई विशेष शिक्षा देने के लिए अध्यापकों को भी शिक्षित किया जाए कि आप किस तरह से अपने बच्चों को विशिष्ट शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। फिर क्या है, विशिष्ट शिक्षा का पाठ्यक्रम विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं पर आधारित हो। जो पाठ्यक्रम बनाया जाए वो बच्चों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही बनाया जाए। अब है प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या क्या उपचारात्मक शिक्षण होने चाहिए। तो पहला कि प्रतिभाशाली बालकों को सुनियोजित कार्यक्रम के माध्यम से अच्छे ढंग से कार्यरत रखा जाए, व्यवस्थित सामग्री के माध्यम से ही पढ़ाया जाए। शिक्षण में निर्गमन, संश्लेषण, प्रयोगशाला, ह्यूरिस्टिक और प्रोजेक्ट विधियों का इस्तेमाल करें। इन बालकों के सामने प्रत्यक्ष वस्तुओं के स्थान पर खुद प्रत्यक्ष ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मूल्यांकन हेतु विशेष परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए और अध्यापक को चाहिए कि ऐसे बालकों को गणित के पाठ्यक्रम के अलावा गणित संबंधी इतिहास, गणित का विकास, पत्रिकाएं और संबंधित साहित्य को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसे बालकों को कभी कभी कक्षा पढ़ाने का कार्य भी सौंपा, मतलब कि वो जो है एक दिन के टीचर बन जाए, बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है जी। और एक समस्या को अलग अलग तरीके से हल करने के लिए इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वहीं अगर बालक पिछड़ा हुआ हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कह रहे हैं कक्षा में गणित की समस्याओं को हल करते समय छात्रों का विशेष रूप से उन प्रत्ययों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं आदि की ओर खींचा जाए जिनमें बच्चा त्रुटियां करते हैं। कमजोर छात्रों के लिए मॉडल चार्ट आदि का इस्तेमाल हो सकता है।
छात्रों की कक्षा में और कक्षा के बाद आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत परामर्श देकर गणित सीखने में सहायता हो सकती है। कमजोर छात्रों को आगे बिठाएं, छात्रों में शुद्ध और बढ़ने की आदत डालें, छात्रों को कक्षा में सोचने और तर्क करने का अवसर दें। श्याम पट पर लिखी हुई सामग्री मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखी गई सामग्री व्यवस्थित स्पष्ट कर दिया जाए कि क्या ज्ञात करना है और अभीष्ट उत्तर कैसे ज्ञात किया जा सकता है। कमजोर छात्रों को मौखिक और मानसिक गणित करने का पर्याप्त अभ्यास कक्षा में देना चाहिए और ऐसे छात्रों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इन बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं। इसी के साथ इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, लगभग काफ़ी सारे हैं, 8 अंक के प्रश्न से कम वाले प्रश्न। ठीक है, लगभग 16 प्रश्न हैं ये, इसको आप कर लेंगे। और कल से हम जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 पुस्तकालय का प्रयोग, दृश्य श्रव्य और सूचना, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के जो हमने खत्म किया है आज, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करके देख लेंगे। जो भी कठिनाई आपको आती है, दिक्कतें आपको आती हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके।